नमस्ते। आज का ये सेशन विशेषतः हमारी माताओं और बहनों के लिए है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस विशेष सेशन में, जिसको हमने वुमेन एम्पावरमेंट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से रखने का प्रयास किया है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या शिशु संस्कार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो हम मदर द फर्स्ट गुरु के नाम से कर रहे हैं, इससे हम लोगों की कुछ अर्निंग होगी या हमें जॉब मिलेगा या नहीं। आज के सेशन में इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हमने 2-3 टर्म्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, और इन शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम जब भी अर्निंग की बात करते हैं तो एक आदान प्रदान होता है, एक लेन देन होता है, ट्रेड होता है, इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है उसमें। इसी को सामान्य भाषा में हम बिजनेस भी कहते हैं। ये बिजनेस का हमेशा एक सोशल एंगल होता है, क्योंकि बिजनेस यदि सोशल नहीं होगा तो हमें उसका दूसरा एंगल एंटी सोशल होने का हो जाएगा। सोशल यानी समाज की जरूरतों को पूर्ति करना, ये बिजनेस का लक्ष्य होता है, और इस जरूरत की पूर्ति में इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जब बिजनेस एक स्थिरता को पा लेता है, एक स्टैग्नेंसी आ जाती है उसमें, और समाज परिवर्तित होता जाता है, तो गैप क्रिएट होता है। लोगों की ज़रूरतें बदलने लगती हैं, और उससे जो गैप क्रिएट होता है, वहाँ पर की डिमांड की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन कोई इन्वेंशन नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि समाज में जो जिन जरूरतों की पूर्ति एक जेनरिक बिजनेस मॉडल के थ्रू नहीं हो रही है, उस गैप को समझना और उस गैप के लिए जो सॉल्यूशंस निकालना, उस सॉल्यूशन को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। और जब ये इनोवेशन एक बिजनेस का रूप लेने लग जाता है, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अग्रसर हो जाता है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप जब व्यक्ति से बढ़ करके एक विकराल रूप लेने लग जाता है, तो उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। यानी जब इनोवेशन जब एक बिजनेस का रूप लेता है, एक एंटरप्राइज का रूप लेता है, तो जो व्यक्ति इस इनोवेशन को लाता है उसकी सशक्तिकरण शुरू हो जाती है, उसकी एम्पावरमेंट शुरू हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में वुमेन की जो फिटमेंट है, वुमेन का जो रोल है, उसे ही हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की धारणा यह है कि अर्निंग मतलब जॉब। लोग जॉब की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, यानी जॉब, जहां भी अर्निंग का बात आए तो लोग पहला प्रश्न पूछते हैं, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, इसकी पूर्ति के लिए लोगों के पास एक ही टूल है, वो है डिग्री या सर्टिफिकेट। परंतु अब विश्वास करिए, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं आपके साथ। मैंने कई वर्ष IBM में काम किए, कई वर्ष मैंने जब अपनी एंटरप्राइज बनाई एडिटोरियल्स के लिए, तो सैकड़ों इंटरव्यूज लिए हैं मैंने। और मैंने, मेरे जो साथी जो लोग थे, उन लोगों ने भी इंटरव्यूज लिए हैं। आप विश्वास करिए, हम इंटरव्यू के प्रोसेस में
डिग्री को मिनिमम महत्व दिए हैं, या इंडस्ट्री में इसकी मिनिमम महत्व होती है। डिग्री आवश्यक है, ये आपको सिर्फ एक एक झलक ये देखने के लिए कि हाँ आप ग्रेजुएट हो या बीई हो या बीकॉम हो या बीएड हो, आप क्या हो, एक झलक देखने के लिए है। मगर ये उस जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ वो डिग्री नहीं है। ये इंटरव्यू प्रोसेस या रिटर्न प्रोसेस होता ही इसलिए है ताकि आपके स्किल को समझा जाए, और यदि आपके पास स्किल है तो आप विश्वास करिए आपकी डिग्री की महत्वता जो है उसके सामने कुछ नहीं रह जाती है। तो ये जो स्किल है, इस स्किल डेवलपमेंट पे बहुत कम इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस डिग्री और सर्टिफिकेट देने पे काम करते हैं। शिशु संस्कार आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम करने का प्रयास करेगा। शिशु संस्कार सिर्फ जॉब और सर्टिफिकेट और डिग्री की तरफ काम करेगा ऐसा नहीं, सिर्फ टीचर डेवलपमेंट पे काम करेगा ऐसा नहीं, आपको एम्पावर करने के लिए, आपको एंटरप्राइज बनाने के लिए काम करेगा। आप शिशु संस्कार, चूंकि इसका फोकस प्री स्कूलिंग है, क्योंकि इसका फोकस जो बच्चे 5 वर्ष के नीचे हैं उसको शिशु कहा जाता है, और उसको संस्कारित करना इसका गोल है। इसीलिए इसका एक दूसरा जो स्वरूप है शिशु संस्कार का, वो है मदर्स को एम्पावर करना, जो हम लोग मदर द फर्स्ट गुरु के नाम से हम उस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और तीसरा, आपको एक फ्रीलांस की तरह से एस्टेब्लिश करना। फ्रीलांसिंग यानी आप पर्टिकुलर जॉब में नहीं हो, मगर आपकी सर्विसेज की कई सारे प्री स्कूल्स को या दूसरी संस्थाओं को आपके सर्विसेज की आवश्यकता होती है। तो शिशु संस्कार आप एक अपने आप में एक इनोवेशन कैसे है, हम इसको आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे कि प्री स्कूलिंग में या फिर बच्चों को 5 वर्ष तक बड़ा करने की जो कल्चर या प्रक्रिया आज प्रचलन है, उसमें क्या गैप क्रिएट हुआ है और आज के समाज की ज़रूरतें क्या है, और उन ज़रूरतों को यदि कोई पूर्ति नहीं कर रहा है तो शिशु संस्कार यदि उसकी पूर्ति कर रहा है तो ये इनोवेशन है। और ये इनोवेशन यदि आप अपने हाथ में लेते हैं तो आप इनोवेशन से बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप में लगन है, विल पावर है, और आप अपने स्तर पे इसे विस्तार करने की क्षमता रखते हैं, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं। ये सब की पॉसिबिलिटी शिशु संस्कार के साथ में है। तो अर्निंग या जॉब ये शिशु संस्कार में ऑटोमेटिकली व्याप्त है। अब आपको पहले ये समझना पड़े, इसलिए इन बातों पे ज़्यादा महत्व देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप समाज के उस गैप को समझें जिसकी ज़रूरत समाज में क्रिएट हो गई है। पिछले 5-10 वर्षों में लोग जागरूक हुए हैं, एक बदलाव की तरफ जाना चाह रहे हैं, और उस गैप की पूर्ति कौन करेगा? यदि आप वो स्किल, वो एबिलिटी अपने में धारण करते हैं तो उस गैप की पूर्ति होती है। तो आज आपको उस गैप को समझना होगा। तो हमारा ये सेशन 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट हम उस गैप को समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे, क्योंकि उसका विस्तार से समझना हमारे सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्रक्रिया होगी, वो एक लंबी प्रक्रिया होगी। हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। दूसरा, शिशु संस्कार लेवल 1 जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, उसमें हम आपको क्या क्या स्किल डेवलप करेंगे, उसके ऊपर में हम एक आउटलाइन रखेंगे आज। लेवल 2 और लेवल 3 के स्कोप की बात करेंगे, उसकी आउटलाइन आज नहीं रखेंगे, क्योंकि लेवल 1 के बाद लेवल 2 आएगा, लेवल 3 आएगा। तो पहले तो हम लेवल 1 की ही उपयोगिता को पूरी तरह से आज समझने का प्रयास करेंगे, और तीसरे हिस्से में हम समझेंगे कि शिशु संस्कार आपको एक इकोनॉमिकली कैसे वायबल करता है, कैसे एम्पावर करता है। तो पहले चरण में गैप्स को समझने का हम प्रयास करते हैं, और
इस गैप्स में हम टेक्निकलिटी को हम पहले देखेंगे। आज शहरों में हर गली में एक प्री स्कूल है। हर 2-3 किलोमीटर के अंदर में 15, 20, 25 प्री स्कूल्स हैं। ज़्यादा भी हैं, कई जगह पे 50 प्री स्कूल्स आ जा रहे हैं, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो हर गांव में प्री स्कूल खुल रहा है। मगर इन सारे प्री स्कूल्स में जो एक बहुत बड़ा गैप है वो है उनके पास सर्टिफाइड टीचर्स नहीं है। अब ये सर्टिफाइड दो तरह के हैं, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और दूसरा ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशन। ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशन की कोई कागज नहीं होती है, वो ट्रेडिशन से आता है, परंपरा से आता है, जो हमारे माताओं के पास था पहले, जिसको हम मदर द फर्स्ट गुरु के रूप में हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो प्रोफेशनल जो टीचर, ट्रेंड टीचर्स हैं, सर्टिफाइड टीचर्स हैं, वो एक सिर्फ मॉन्टेसरी जो है वहां पर प्रोवाइड हो रहा है। मगर ये मॉन्टेसरी वाइडली अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और हमारे समाज की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से अप्लाइड नहीं है, फिटमेंट नहीं है उसकी पूरी तरह से। वो उस एस्पेक्ट को भी समझेंगे कि मॉन्टेसरी का हमारे प्री स्कूल्स जो डिज़ाइन हुए हैं उसके आधार पे उसमें जो क्या गैप्स क्रिएट हुआ है। तो ये ट्रेंड टीचर्स या सर्टिफाइड टीचर्स नहीं होना पूरे के पूरे प्री स्कूल के जोन में ये बहुत बड़ा गैप है। और हम लोगों के लिए, जो भी शिशु संस्कार के साथ जुड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब यदि हमारे साथ में ट्रेंड होंगे तो एक पूल ऑफ ट्रेंड रिसोर्सेस तैयार होगा। तो जितने भी प्री स्कूल्स खुलेंगे या जितने भी प्री स्कूल्स इफेक्टिव और एफिशिएंट टीचर्स को ढूंढना शुरू करेंगे तो हमारे पूल को हिट करेंगे कि शिशु संस्कार सर्टिफाइड टीचर्स जो है वाइडली अवेलेबल हैं, उनको ढूंढो। वो यदि मिलते हैं तो पहले उनको प्रीफर करेंगे। उनमें से कई रिक्वेस्ट डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक भी आएगा। तो एक एडवांटेज तो ये होगा, एक गैप ये हम फुलफिल करेंगे कि प्री स्कूल के जोन में जो अनसर्टिफाइड टीचर्स हैं उस गैप को हम पूरा करेंगे शिशु संस्कार सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट मान्यता है कि नहीं, गवर्नमेंट की कोई प्री स्कूल्स के लेवल पे वाइडली अवेलेबल कोई टीचिंग प्रोग्राम है ही नहीं। तो एक गैप ये है। दूसरा, जो प्री स्कूल्स हमारे देश में चल रहा है या जो प्रचलित हुआ है उसके कोई गोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमीकरण का कॉपी और कैट है, कॉपी कैट है वो। आप मेरे पहले के 2 सेशन हैं शिशु संस्कार पे, आप उसको सुनेंगे। उसमें से एक सेशन मैंने राइम्स के ऊपर ही केवल लिया है। और आप इस कॉपी कैट के प्रकरण को एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि राइम्स में लंदन ब्रिज लिखा है तो हम उसे हावड़ा ब्रिज लिखने का और या उसको थोड़ा सा बदलाव करने की भी कोशिश नहीं करते, उसे लंदन ब्रिज ही पढ़ाते हैं। यदि वहां पर यूरो नाम लिखा है तो हम उसे यूरो ही बोलते हैं, हम इसे इंडो बोलने का भी प्रयास नहीं करते। इस हद तक कॉपी कैट है, इस हद तक पश्चिमीकरण है। और इससे यह समझ में आता है कि इसका कोई गोल ही नहीं है। इसे सिर्फ एक मनी ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से खोला जा रहा है। परंतु इसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट आया है बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के बचपन, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आज के बचपन में और पहले के बचपन में, और इसमें जो नेगेटिविटी जो दिखना शुरू हुआ है, इसके प्रति जो लोगों में जागरूकता आई है, वो एक गैप क्रिएट होता है। उसको हमें फिर एड्रेस करना पड़ रहा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉपी कैट एक इंग्लिश कल्चर की हुई है, जो दुनिया में बोले जाने वाले सिर्फ 8 या 10 देश हैं। हम उसे उंगलियों पे गिन सकते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस एंड कनाडा। बाकी जितने देश हैं उनकी अपनी भाषा है, उसकी कॉपी कैट नहीं है।
तो क्या है, उस देश में उन बच्चों की मातृभाषा इंग्लिश है, इसलिए वहां पर जो करिकुलम चलाया गया है, वहां पर जो सिखाया गया है, उसकी वहां फिटमेंट है, इफेक्टिवनेस है वहां पर। वहां के टीचर्स की भी वहां एफिशिएंसी है, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में ही बच्चों से बात कर रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं। यहां पर बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है कि हमारे बच्चे की मातृभाषा कुछ और है और हम प्री स्कूल में भेजने के बाद में एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया में उसे पोजीशन करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे प्री स्कूल्स के टीचर्स हैं, वो बहुत हाईली ट्रेंड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। यदि वो हाईली ट्रेंड भी हो, एक तो उसकी फिटमेंट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी टीचर्स तो कम से कम उसमें हाईली ट्रेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों के देश में आने के बाद वो उजागर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंग्लिश पढ़ाने की एक प्रक्रिया है वो है फोनिक्स। आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसको समझना आवश्यक है। ज्यादातर प्री स्कूल्स में, ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट ऑल प्री स्कूल्स में सारे टीचर्स एक फोनिक्स और सारे पब्लिकेशन फोनिक्स को फॉलो करते हैं, मगर उससे होने वाले बच्चों के मानसिकता पे, उनके लॉजिक पे, उनके इमोशन पे क्या इंपैक्ट होता है, ये समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। आप यूं समझिए कि आपने एक पौधा लगाया, उसे आप पानी दे रहे हैं, मगर पानी देने के साथ जैसे उसका एक पत्ता निकलता है, वो अपने निकल रहा है, प्राकृतिक है। आपको लगता है नहीं ये पत्ता गलत दिशा में निकला है, इसे या इसका रंग कुछ और होना चाहिए, तो उसे आप तोड़ देते हैं थोड़ा सा, फिर एक दूसरा पत्ता निकलता, फिर उसे आप तोड़ देते हैं। तो वो पौधा कैसे बड़ा होगा? आप उस पौधे को बड़ा होने की प्रक्रिया में ही बोलते हैं गलत है, गलत है, गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है प्री स्कूल में, पर्टिकुलरली फोनिक्स के साथ में। आप उदाहरण से समझिए कि हमारी जो भाषा है, हमारी यानी हमारे देश की कोई भी जो स्टेट के लैंग्वेजेस हैं, जिसका आधार जो देवनागरी है, उसमें जो अक्षर जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ा जाता है। जो शब्द में अक्षर की जिस तरीके से रचना की गई है, उस शब्द की कोई उच्चारण वैसे ही की जाती है। आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हो या मराठी पढ़ रहे हो या आप अन्य किसी गुजराती पढ़ रहे हो या दूसरे भाषा को पढ़ रहे हैं, आप कभी स्पेलिंग याद करते हैं क्या पढ़ने के लिए? क्या या उसके प्रोनाउंसिएशन को आप याद करते हैं क्या? ये नेचुरल होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ये भाषा जो हमारी देश की है वो मैथमेटिक्स है। उस भाषा में जाने से बच्चे अपने आप नेचुरली मातृभाषा में वो लॉजिकल होते चले जाते हैं। मगर जैसे आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं और फोनिक्स के एंगल से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उससे आप बोलते हैं सी से क्या होगा। तो अब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, हार्ड सी एंड स्मॉल सी। वो भी पूर्ण नहीं है, मैं उसका उदाहरण रखता हूं। तो सी से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, सी से यदि 100 बोलते हैं तो सिटी बोलते हैं आप, सेलिब्रेट बोलते हैं। मगर आप बच्चों को सिखाते हैं कैट, सी फॉर कैट, तो वहां क हो जाता है। सी फॉर सिटी में 100 हो जाता है। मगर क सी से होता है या के से होता है, ये आप कैसे? के काइट पढ़ाते हैं, के फॉर काइट, तो वहां भी क हो जाता है। अब कैरेक्टर शब्द आते हैं तो सी एच से भी क हो जाता है। तो आपका क बोलना, सी से क, ये अपने आप में बच्चे को कंफ्यूज करता है, उसके जीवन में क्लैरिटी नहीं लाता। जो क्लैरिटी उसको अपनी भाषा से मिली हुई है, जहां वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यहां पर आने के बाद वो कंफ्यूज होता है कि मैं सी से क बोलूं या सी से 100 बोलूं या सी एच से क बोलूं या के से क बोलूं, किससे? ये मैं फोनिक्स की बेसिक्स की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से आप टी पे आ जाइए। टी से टेंशन आपने पढ़ाया। अब आप क्रिएशन, टेंशन के स्पेलिंग में जो आखिरी 4 अक्षर है वो SION हो जाता है। एस से टेंशन 100, वहां 100 आता है। अब आप क्रिएशन में आइए,
तो लॉजिकली यदि बच्चा उसको आप क्रिएशन उसे बोलेंगे तो वो एस लिखेगा वहां, उस आप बोलते हैं गलत हो जाएगा, वहां टी आ जाता है। तो टी से टेंशन में पहला टी से टॉ आपने पढ़ाया, मगर बीच में आता ही वो सौ हो जाता है। अच्छा, बीच में सिर्फ सौ हो तो समझ में आता है, वो सौ नहीं। फ्यूचर आप जैसे लेते हैं FUTURE, वो चौ हो जाता है। अब चौ टी से होता है या CH से भी चौ होता है? चॉप, चमेलियन, कितने शब्द? CH से चौ होता है। अब CH से कौ होता है कि CH से चौ होता है? केमिस्ट्री पढ़े, कैरेक्टर पढ़े तो कौ है, चमेलियन पे आए तो चौ है, चीप पे आए, चॉप पे आए तो चौ है। तो बच्चे के जीवन में कितनी कंफ्यूजन है। आप फोनिक्स में उसे डॉ कैसे लिखना है तो डी लिखते हैं, मगर दौ कैसे लिखना है, दादा, तो DA लिखते हैं। मगर इंग्लिश का एक शब्द आप दिखाइए, इंग्लिश के एक पूरे डिक्शनरी में एक शब्द दिखाइए यहां जहां डी से दौ होता है। TH से दौ होता है, द, THE, दो, THOUGH, देन, THEN, दैट, THAT। डॉ से दौ होता ही नहीं है। अब TH से दौ होता है तो वहां और एक कंफ्यूजन है, TH से थॉ भी होता है, थ्रू, थॉरो, थ्रो। अब TH से दौ पढ़े कि TH से थॉ पढ़े? और अपने हिंदी के वोकैबुलरी के कई सारे ऐसे अक्षर हैं जिसकी इंग्लिश में कोई शब्द होता ही नहीं। जैसे आप पहला ही अक्षर ले लो अ, इंग्लिश में अ होता ही नहीं। आप जो ए लिखते हैं वो ए होता है, इसलिए जब आप पढ़ते हो तो फास्ट नहीं पढ़ते, उसको फास्ट पढ़ते हो जनरली। आप जितने अक्षर ए के प्रण के पढ़ते हो, क के साथ ए जुड़, अ होता ही नहीं है इंग्लिश में। और जहां पर टंग ट्विस्टिंग है वो तो खैर होगा ही नहीं, ड़ नहीं होता, ड़ नहीं होता, ण नहीं होता, ड़ नहीं होता, ये तो अक्षर होता ही नहीं उसमें। ऐसे कई अक्षर हैं अपने हिंदी में जो इंग्लिश में जिसकी संभावना ही नहीं है, मगर बच्चा इन सारे अक्षरों के साथ यूज टू हो जाता है 3 वर्ष आते आते अपनी मातृभाषा की वजह से, और फोनिक्स की वजह से उसके जीवन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसकी क्लैरिटी समाप्त होती है। जैसे हम पौधे को तोड़ने लगते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वैसे बच्चे की मानसिकता को, उसकी जो दुनिया में सीखने की प्रवृत्ति बन रही होती है, उसको हम फोनिक्स के जरिए तोड़ना शुरू करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है। और उसे एक एक शब्द की स्पेलिंग जो है उसे याद करनी पड़ती है, एक एक शब्द की स्पेलिंग याद करनी पड़ती है, प्रोनाउंसिएशन याद, उसको पढ़ना कैसे वो याद करना पड़ता है। आप लिखते वेडनेसडे है लेकिन पढ़ते वेंसडे है, आप लिखते साइकोलॉजी है लेकिन पढ़ते साइकोलॉजी है। तो ये जो इंग्लिश की ऐसी रचना है, इसमें फोनिक्स का प्रयोग करने की जगह इसका अल्टरनेट मैकेनिज्म क्या हो बच्चों को सिखाने का, यदि सिखाना ही है तो वो हमारे शिशु संस्कार की व्यवस्था है। वो हम इस सेशन में के डिटेल्स में उसको बताना नहीं, हमारा इस सेशन में आपको गैप्स बताने की कोशिश है कि क्यों प्री स्कूल्स हो या स्कूल्स में हमारे बच्चों को 10 साल 12 साल लग जाता है और अंग्रेजी ठीक से नहीं सीख पाते हमारे देश के लोग। उसका इंपॉर्टेंट गैप ये फोनिक्स है। फॉरेन में इसकी एप्लीकेबिलिटी है, वहां दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, उसकी टेंडेंसी भी वही है, इसलिए वहां इश्यू नहीं है। यहां आपकी पहले जो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन हो जाती है, एक मैथमेटिकल अप्रोच हो जाता है, एक लॉजिकल अप्रोच हो जाता है, वहां इंग्लिश जो है वो इंटरफेयर करता है बच्चे की ग्रोथ में, उसके स्टडी में, उसके इंटरेस्ट में, उसके लॉजिक्स में, वो इंटरफेयर करता है। आप उसे हर कदम पे गलत 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 सॉफ्टली, लेकिन आप गलत साबित करता है इंग्लिश उसे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, राइटिंग। अब ये आपको ये गैप्स सिखाने का पर्पज ये है कि ये गैप्स आपके स्किल में इंट्रोड्यूस हो रहा है कि आप इन गैप्स को कैटर कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ये आपकी एक स्किल डेवलप होगी शिशु संस्कार ट्रेनिंग में। जितने भी मैं गैप्स पॉइंट कर रहा हूं, इसकी एक अल्टरनेट मैकेनिज्म शिशु संस्कार के ट्रेनिंग में
आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब राइटिंग पे आइए। नर्सरी में जब बच्चा एक लाइन सीधा नहीं खींच सकता है, उसके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इस पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होता कि क्या बच्चे को हम सीनियर केजी में यदि राइटिंग इंट्रोड्यूस करें तो वो नर्सरी में जो राइटिंग इंट्रोड्यूस कराए हैं उससे बेहतर लिखेगा या उससे बुरा लिखेगा, या उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी। तो राइटिंग एक इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू करना चाहिए और शुरू करने के बाद भी कैसे करना चाहिए। आपकी एक ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी है क्या कि किस बच्चे को किस समय में राइटिंग इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? हाउ डू यू ऑब्जर्व? ये एक गैप है, इंपॉर्टेंट गैप है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को आप इतने अर्ली में जब राइटिंग आप इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कोशिश करता है कुछ करने का और फिर वो गलत साबित होता है क्योंकि उसका हैंड राइटिंग बुरा है, बुरा है, बुरा है, वो अच्छा कर ही नहीं रहा है, वो जो लिख रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा है। उसके माइंड पे ये बार बार इम्पैक्ट होता है कि वो कमज़ोर है, वो नहीं लिख सकता है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो वीक है। ये दिमाग में सॉफ्टली आप करना नहीं चाह रहे हो, मगर व्यवस्था वो है। मैं गैप की बात कर रहा हूँ। हम लोग जान के कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम इसमें फंस चुके हैं। हम ये कर रहे हैं, हम आने वाले जनरेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होने चाहिए, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, जो दुनिया को मुट्ठी में कर ले ऐसी शक्ति डेवलप होनी चाहिए, वो बचपन में ही हम मार देते, खत्म कर देते, समाप्त कर देते। तो इसीलिए से ये जो गैप्स है उसकी इमोशनल ग्रोथ कैसे हो। हमारे देश की हर माता अपने आप में एक ऑब्जर्वेटरी है, होनी चाहिए, अब नहीं है। मैंने जो जैसे कहा कि 2 तरह की सर्टिफिकेशन है, एक परंपरा से आई हुई है, वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेटरी क्रिएट हो जाती है। और यदि परंपरा से नहीं आई है तो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर लेडीज को एक ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्रयास होना चाहिए। प्री स्कूल में बच्चों की एंगेजमेंट के ऊपर काफी काम करने का कोशिश कर रहा हूं। और एक काफी में एक ही चीज, आप या तो म्यूजिक के कुछ एस्पेक्ट्स को लेते हैं, एनिमेशन, म्यूजिक, गाना, इसको, या कुछ खेल इंट्रोड्यूस करते हैं। मगर इन दोनों को भी यदि मैं लेता हूं तो बच्चे की एंगेजमेंट के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी क्या है। अब जितने हाई ब्रांडेड स्कूल्स हैं उसमें जाकर के उनके ओनर से लेकर के उनके एक्सपर्ट टीचर से आप पूछें कि आपका पहला प्रश्न ये हो कि आपके हमारे छोटे छोटे बच्चों की एंगेजमेंट फिलॉसफी क्या है आपके पास। यदि वो बोले मैं क्लासरूम में बैठ करके उसे पढ़ाना है तो ये मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। बहुत छोटा बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा, तो उसे एंगेज कैसे कर रहे हो। जब वो पैंट में सुसु पॉटी करता हो जो बच्चा, उसको आप बोलेंगे मैं क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये समझदारी की बात नहीं होगी। उसकी एंगेजमेंट फिलॉसफी क्या है, और एंगेजमेंट के बाद आप पूछें उनसे कि आपकी ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी क्या है। एंगेजमेंट को तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मायने आपको दिख जाएंगे, मगर ऑब्जर्वेशन की फिलॉसफी आपको किसी भी प्री स्कूल में नहीं मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड और एग्जाम्स लिए जाते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों के, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो ये जो गैप्स है ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बताने का प्रयास किया हूं। ऐसे कई गैप्स है प्री स्कूल में। मैं इसके कुछ डिटेल्स आपके पिछले 2 सेशन में कर चुका हूं, इसलिए आप वहां पर देखें। इस सेशन में फिर उसको मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंटिंग और प्री स्कूलिंग के जो कल्चर हैं, इन दोनों का सामंजस्य ना होना, ऐसे कई सारे जो गैप्स हैं, इसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका। वहां आप वो वीडियो आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, या हम शेयर कर लेंगे आपके साथ ग्रुप में। तो इन गैप्स को समझना ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब गैप्स को समझने के बाद आपके अंदर ये आना चाहिए कि इस गैप्स को मैं कैसे फुलफिल कर सकती हूँ।
यदि आप फुलफिल करने का वो स्किल आपके अंदर आ जाता है तो आपकी फिटमेंट इस देश के हर प्री स्कूल में हो जाएगी, क्योंकि यू विल बिकम अ मास्टर, यू आर नो मोर अ टीचर। आप समाज के उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं जहां पर पेरेंट्स की बहुत ही सॉफ्ट भावनाएं हैं अपने बच्चों के प्रति। तो हमारा फाउंडेशन इस ट्रेनिंग का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये गैप्स आपको एक स्किल देगा, गैप्स के सॉल्यूशन, और वो आपको एस्टेब्लिश करेगा। आप जॉब की दृष्टि से जाना चाहें तो जाएं हमारी, और आगे की ट्रेनिंग लेकर के आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहें, एक प्री स्कूल खोलना चाहें, या ग्रुप ऑफ प्री स्कूल को मेंटर करें, या ग्रुप ऑफ प्री स्कूल जो फ्रेंचाइजीज लें उसको आप ड्राइव करें, ये आपकी चॉइस होगी कि आप कितने आगे जाना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रक्रिया में। मगर मिनिमम एक ट्रेनिंग, एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग आप करते हैं तो यू विल बी वेरी मच इक्विप्ड। आप इन सब साधनों से आप परिपूर्ण होंगी कि आप बाकी सारे टीचर्स जितने हैं उनसे कहीं आगे खड़े पाएंगे अपने आप को, और आपकी डिमांड मार्केट में काफी हाई रहेगी धीरे धीरे। अब आपको मैं एक रूपरेखा देता हूं कि हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ टीचर ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाने वाले हैं। पहला चीज कि 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 4th मंथ जो है वो आपका टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। मगर जो हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 4th मंथ में वो मेंशन नहीं किया है कि आपकी प्रोफाइलिंग भी हम करने वाले हैं। प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफाइल के दो मायने हैं। एक, जो आप पेपर पे लिखते हो, करिकुलम वीटे बोलते हैं उसको। तो पेपर पर जब भी पेपर अंदर आता है, अब जो जिससे जॉब जो रिक्रूट करते हैं जो लोग, उनके पास में 50 ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं। उन्हें बहुत तेजी से चूज करना रहता है कि मुझे ये कैंडिडेट को बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है, इसको बुलाना है। तो प्रोफाइल आप, एक तो वो प्रोफाइल आपके एबिलिटी को पूरी तरह से दर्शाता हो, उसमें मिथ्या ना हो। कुछ ऐसा ना हो कि आप जाओ और वो आपको पूछा जाए तो आप कुछ बोल ना पाओ या कुछ कर ना पाओ, कुछ मिथ्या ना हो। लेकिन जितना हो वो बहुत ही इस भाषा में और इस तरीके से प्रेजेंट किया गया हो जो आपके पूरे अंदर की एबिलिटी को सामने रख देता हो। तो करिकुलम वीटे कैसे बनाना चाहिए, एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट इंप्रेशन जिसको कहते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आप जब बैठे तो आप रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर पाए, एक प्रोफाइलिंग, ये 4th मंथ में जब आपकी टेस्ट और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसके साथ आपको ये चीज सिखाया जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट जो एक टीचर का होता है वो टीम वर्क होता है। प्री स्कूल पर्टिकुलरली लेडीज लोगों द्वारा ही रन होता है, और एक प्री स्कूल में 5-6 टीचर्स तो होते ही हैं। और विश्वास करिए, हर टीचर अपने आप में एक डिफरेंट नेचर, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट बिहेवियर, एक डिफरेंट एटीट्यूड को लेकर के चलती है। इसके बीच में अपने को फिट करना, अक्सर 2 टीचर्स के बीच में इमोशनल क्लैश हो जाता है। वो एक दूसरे का साथ देने से कतराते हैं, शायद कहीं कहीं पे नीचा भी गिराना चाहते हैं। इसका नुकसान प्री स्कूल को होता है। इसके ऊपर फिर मैनेजमेंट को कॉल लेना पड़ता है, किसको रखें किसको नहीं रखें। शिशु संस्कार ट्रेंड टीचर होने का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी कैसी भी प्रवृत्ति की लेडीज या आपके साथी हों, आप सबके बीच में फिट होना जाने। आप एक टीम वर्क में कैसे अपने आप को प्रवृत्त करती हैं, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का। तीसरा, पेरेंट हैंडलिंग। हम सब इस बात से अवगत हैं कि पेरेंट्स के जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ही वियर्ड हो चुके हैं, इतने विस्तारित हो चुके हैं, और इस तरह के जो डिमांड उनके आते हैं जिससे स्कूल्स परेशान हो जाते हैं, टीचर्स परेशान हो जाते हैं। वो अवॉइड करना चाहते हैं अननेसेसरी कम्युनिकेशन को।
अवॉइड करने से अच्छा है पेरेंट्स को एजुकेट करना। यदि आप में एजुकेशन एबिलिटी आ जाती है, जो कि एक मास्टर होने से आएगी, टीचर होने से सिर्फ नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि शिशु संस्कार में आने से आप मास्टर बन जाते हैं, सिर्फ टीचर नहीं रह जाते। तो जब आप एजुकेट करने के पोजीशन पे चले जाते हैं तो पेरेंट्स आपको मानने के पोजीशन में चले जाते हैं। फिर वो डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट पे चले जाते हैं। फिर उनकी भाषा में एरोगेंस नहीं, इंक्वायरी आ जाती है। तो आपको पेरेंट हैंडलिंग एस्पेक्ट कि इतने आपकी क्लास में यदि 20-20, 25-25 बच्चे हैं तो इन पेरेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे इनको साथ लेकर के चलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक शिशु संस्कार मास्टर बनने के लिए। और तीसरा, चाइल्ड हैंडलिंग। शिशु संस्कार मॉडल में चाइल्ड हैंडलिंग के लिए 5 पिलर्स जो है हमने रखा है, 5 एट्रीब्यूट्स हैं उसके। एक, कलर्स, रंगों के साथ आप कैसे खेलते हो, बच्चों को एंगेज करने में और उसको ऑब्जर्व। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, आपके पास ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं या पिलर्स हैं या जो आप स्ट्रेटेजी लेते हो, इसमें बच्चों के लिए 2 चीज हमेशा रहेंगी, एक उनकी एंगेजमेंट, दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन। तो कलर्स, दीवालों पे सिर्फ अलग अलग रंग, जो प्री स्कूल्स में दीवालों पे इतना रंगीन सब कुछ बनाया जाता है, वो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है बच्चों से ज्यादा। तो कलर्स को आप कैसे यूज करते हो बच्चों की एंगेजमेंट के लिए, मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये फ्री सेशन है और हमारे जो सर्टिफाइड टीचर्स होंगे हम उनको इक्विप करेंगे इन एबिलिटीज के साथ। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पूरे प्रकृति में व्याप्त है, हम सबके अंदर है, हम सबके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कलर्स बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है बच्चे की एंगेजमेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए। दूसरा है म्यूजिक। जरूरी नहीं है हर बच्चा म्यूजिक से प्रेरित होगा, मगर ज्यादातर बच्चे जो प्रेरित हो रहे हैं, जो एंगेज हो रहे हैं, किस तरह के म्यूजिक में उनको एंगेज करना और कैसे ऑब्जर्व करना, क्या म्यूजिक हो बच्चों के लेवल पे, इस पे कोई रिसर्च ही नहीं है। आप अक्सर देखेंगे जब एनुअल डे होता है, इस तरह की सेलिब्रेशन होती है, तो कोई एक वेस्टर्न म्यूजिक भी लगा दिया जाता है, कोई एक मॉडर्न म्यूजिक लगा दिया जाता है और बच्चे थोड़े उसमें बॉडी मूवमेंट कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी कोई रिसर्च ही नहीं है, कोई दृष्टि ही नहीं है कि म्यूजिक को कैसे यूटिलाइज करें बच्चे की एंगेजमेंट, ग्रोथ एंड ऑब्जर्वेशन के लिए। आप प्री स्कूल हो साहब, स्कूल हो, मास्टर हो, आपको ये आना चाहिए। तीसरा, गेम्स। गेम्स मतलब सिर्फ खेलने की व्यवस्था, वो गेम्स नहीं हुआ। आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे एक गेम की तरह बच्चे को पढ़ाते हो। हमारी गलती यह है कि हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को कागज पे मैथ सिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों उसे गेम्स के थ्रू नहीं सिखा सकते? क्यों एक्टिविटी की तरफ नहीं के थ्रू नहीं सिखा सकते उसी मैथ्स को? मगर वो गेम्स और एक्टिविटीज कितना सोचा समझा है कि एक्चुअली उसके जो आपने मैथमेटिक्स के गोल रखे हैं कि सीनियर केजी तक इतना मैथ्स आना चाहिए उसको, एक्चुअली उसकी उस एबिलिटी को डेवलप कर दे। वो नहीं होता। कई जगह पे गेम्स और एक्टिविटीज रखने का प्रयास किया गया है, मगर बच्चे की उस एबिलिटी की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। फिर चौथा जो एस्पेक्ट है वो है फूड। बच्चे के इमोशनल कंट्रोल के लिए किस तरह का भोजन में उसे प्रवृत्त करना। मैं आपको मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको बता रहा हूं कि 3 वर्ष का, 4 वर्ष का बच्चा यदि चॉकलेट मांगता है, उसके लिए जिद करता है, यदि आपने वहां उसे संभाल लिया कोई भी तरीके से, हुक और क्रुक, मैं उसके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरीके से भी उसे संभाल लिया, तो 5 और 6 वर्ष के समय आते आते तक वो चॉकलेट मांगना बंद कर देगा। उसके चॉकलेट खाने की जो एक तड़प है, एक लालसा है, वो बंद हो जाएगी।
कोई दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो उसे कौन सा फूड देना चाहिए ताकि उसके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल हर तरह के ग्रोथ में उसे भोजन का सहयोग मिले। फूड उस ये एक फोर्थ एट्रीब्यूट है शिशु संस्कार का। और फिफ्थ, स्टोरीज एंड राइम्स। राइम्स म्यूजिक में चला जाता है, लेकिन स्टोरीज, आजकल स्टोरी टेलिंग टीवी पे, मोबाइल पे, कार्टून्स के जरिए यहां तक सीमित रह गया है। और आप भी कभी बच्चों के साथ बैठ करके जो विदेशी स्टोरी टेलिंग चल रही है, डोरेमोन का आता है और न जाने कौन कौन सा आता है, आप कभी बैठ करके देख लीजिए कि उससे किसी तरह का कोई भी मीनिंग, कोई भी वैल्यू, कोई भी ज्ञान बच्चे को प्राप्त हो रही है क्या? आपका बच्चा नोबिता बनता जा रहा है, पूर्ण तरह से मूर्ख, यदि उसको देखता रह रहा है तो। आप नहीं चाहेंगे वैसा हो। तो आप जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का माध्यम ले रहे हैं वो बिजनेस कर रहा है सिर्फ। बिजनेस भी मैं उसको बोल रहा हूं कि एंटी सोशल बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को वो खड़ा नहीं कर रहा, उसे संस्कारित नहीं कर रहा, उसे ज्ञान नहीं दे रहा है। बस एक जो जिस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है, जिससे नुकसान है, जिससे हानि हो रही है, ऐसे वस्तुओं को बेच रहा है और एडिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो स्टोरी टेलिंग किसके द्वारा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर द फर्स्ट गुरु का बहुत एक मजबूत पिलर है बच्चों को बड़ा करने में। और टीचर जिसको मास्टर बनना है उसमें ये एबिलिटी होना ही चाहिए। तो ये 5 एस्पेक्ट जो है, ये शिशु संस्कार के चाइल्ड हैंडलिंग एस्पेक्ट के ऊपर में जो आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके साथ साथ जो शिशु संस्कार की यूनिक करिकुलम है, जिसके बारे में मैंने पिछले सेशन में चर्चा किया है कि 4 एस्पेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पैट्रियोटिज्म, प्रकृति के साथ जीना, एनवायरनमेंट, और 5वां कि हमारी इंस्पिरेशन किस में जाती है, ऐसे कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करना हमारे, ये एक तरीका है। फिर 3E का मॉडल है। फिर ये अलग अलग जो शिशु संस्कार के जो एस्पेक्ट है, करिकुलम के जो एस्पेक्ट हैं, जो हमने पहले चर्चा की है, उसमें आपको ट्रेन करना। अब इस ट्रेनिंग के साथ साथ जो दूसरे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो आपकी ट्रेनिंग स्वतः हो जाती है। बच्चों को लिखाना क्या है उनको, तो अब क्या है, आप एक्स्ट्रा इक्विप्ड हो गए हो। आप यदि किसी ब्रांडेड स्कूल में जाते हो टीचिंग के लिए तो वहां भी आपकी फिटमेंट होती है, क्योंकि वो पढ़ाना आपके लिए बहुत सरल होगा। वहां परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे, वैल्यू डालने का प्रयास करोगे। मैनेजमेंट को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो यू कैन गो बाय देयर वे। आप डिस्टर्ब नहीं होते, आपकी एबिलिटी जो है वो उन सब से सर्वोपरि हमेशा रहती है। हमारे शिशु संस्कार एनेबल्ड जो स्कूल होंगे, जो हमारे करिकुलम ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं या फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ऐसे जो एनेबल्ड स्कूल्स होंगे, वो सबसे पहले हमारे पूल से आपको ढूंढेंगे कि आपके ट्रेंड टीचर्स जो है वो हमें उपलब्ध हो हमारे एरिया में। और आप ट्रेंड होने की वजह से आप अपने एरिया में अनेकों स्कूल को आप शिशु संस्कार के जो जो एस्पेक्ट्स हैं इससे एनेबल करने का प्रयास भी करने वाली है। तो इस तरीके से हम सब के सब एक्सपैंड होंगे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेवल ऑफ टीचर ट्रेनिंग की एक रूपरेखा रखी, करिकुलम, और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स है, या जो एक अंडर 5 इयर्स बच्चों को हैंडल करने के लिए, स्कूल्स को रन करने के लिए अदर जो स्किल्स जो सब जरूरत है सॉफ्ट स्किल्स के साथ में, ये सब आपके ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी। लेवल 1 ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी। लेवल 2 में आपको डिफरेंट मैनेजमेंट, लीडरशिप और मेंटरशिप, इस एबिलिटी से आपको एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि आप खुद के प्री स्कूल खोल सकें या दूसरे फ्रेंचाइजी प्री स्कूल खुलवा सकें, उनको मेंटर कर सकें, इस तरफ आप प्रवृत्त हो सकें। लेवल 1 की एक अर्निंग मॉडल है, लेवल 2 की एक दूसरी अर्निंग मॉडल है।
और लेवल 3 में आप हमसे डायरेक्ट एसोसिएट होकर के लाइफ कोच की तरह से एस्टेब्लिश होंगे। तो ये एक तरफ गैप्स आपको समझाने का प्रयास किया, दूसरा आपको ट्रेनिंग का आउटलाइन दिया। और जहां तक तीसरे लेवल पे जो मैंने आपको कहा, जहां तक अर्निंग की है, तो आप विश्वास करिए, आपको इसकी डिटेल्स मैं इस सेशन में नहीं लूँगा, आपको ग्रुप में मैं बताऊंगा कि आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इक्विप किया जाएगा जिससे आपकी रेगुलर अर्निंग होगी। मैं उसकी चर्चा ग्रुप में करूंगा विषय अलग तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग था, जो मैं फ्री ट्रेनिंग बोल रहा हूं, उसमें मैंने आपके जो अंदर जो प्रश्न है कि हम शिशु संस्कार से कैसे बेनिफिट लेंगे, कैसे हमारा फायदा होगा, कैसे हम अर्न करेंगे, कैसे हमें जॉब मिलेगा, या हम क्या कर पाएंगे इसको लेकर के, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हुई होगी। डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर की प्रक्रिया है। फिर भी आपके मन में यदि जो प्रश्न है, आप ग्रुप में एसोसिएटेड हैं, और यदि आप ग्रुप में एसोसिएटेड नहीं हैं तो इस वीडियो के साथ में ऊपर में हम एक व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, वहाँ पे आई ज्वाइन करके आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। और ग्रुप में आप प्रश्न पूछें या व्यक्तिगत तौर पे आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछें, तो आपके डाउट्स हम क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।